ड्रामा के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ज़ेंग यहाँ पर उन किडनैपर को पकड़ के लेकर के आया था लीजू के सामने एक्सप्लेनेशन दिलाने के लिए। अब लीजू उन लोगों से पूछती है तो वो लोग डर के मारे बोल देते हैं कि कोई और नहीं, उसका सौतेला भाई ने ये सब कुछ किया है। उनके जाने के बाद ज़ेंग उससे पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? लीजू कहती है, ऑब्वियसली लगता है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं मेरा वो केस एक्सेप्ट कर ले रहे हो? लेकिन ज़ेंग यहाँ पर वो केस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। लीजू तो तंग आ चुकी थी उसे मनाते-मनाते। थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर वॉशरूम किया जाता है, वहाँ पर उसका सौतेला भाई लीजू पर गुस्सा करने के लिए आ जाता है, ये कहते हुए कि तुमने उनके फादर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर के कहीं छुपा दिया है। लीजू कहती है, मुझे पता ही नहीं है तुम क्या बकवास कर रहे हो, और एक्चुअल में लीजू को नहीं पता था। अब यहाँ पर वो अपने भाई पर गुस्सा करती है, अगर पता भी होता ना तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती, क्योंकि जैसे तुम्हारे बिहेवियर है तुम डैड को कभी भी मार सकते हो। गुस्से में आकर के उसका सौतेला भाई लूजो को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जेंग आ जाता है। अब उन दोनों को साथ में देख कर के उसका भाई समझ जाता है कि ये दोनों मिल करके गेम खेल रहे हैं। जेंग उसके भाई को फिलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसका भाई कहता है, लीजो का सपोर्ट करके गलत कर रहे हो, मेरे साथ रहते तो मैं तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफ़िट देने वाला था। जेंग वहाँ से चुपचाप उन्हें जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद लीजू कहती है, तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरी हेल्प करने की सोच रहे हो या फिर मेरे सौतेले भाई के साथ काम करने का इरादा है तुम्हारा? जेंग कहता है, तुम्हारे सौतेले भाई का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ तो मुझे काम नहीं करना है। लीजू को अब दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या करे? दूसरी साइड हम लोग देखते हैं उसके भाई को, जो कि एक लड़की से बात कर रहा था। हमें पता चलता है कि वैसे तो वो लीजू के फ्रेंड होने की एक्टिंग करती है, लेकिन वो उसे हर्ट करना चाहती है। वो कौन हो सकती है, वो हमें कहानी में थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स जब कहते हैं ना, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इस कहानी के थ्रू हमें पता चलेगा कि गार्जियन कभी गलत नहीं कहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। जेंग यहाँ पर लीजू को अभी कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी, वो उससे अच्छा खासा ऑफ़र देती है, लेकिन पैसों के मामले में तो जेंग यहाँ पर उसका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। दूसरी साइड लीजू की बेस्ट फ्रेंड जी उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे केस में क्या करना है उसी बारे में वो उससे बात करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी ना कि जेंग और उसके बीच के रिलेशन बने। इसी वजह से वो लीजू को समझाना चाहती है जेंग से दूरी रहने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसका एक्स रह चुका है और एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कभी किसी के अच्छे होते हैं। दोनों यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं लीजू का दिमाग ख़राब करने के लिए, 75 तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। उसे सेव करने के लिए यहाँ पर जेंग अपने डॉक्टर फ्रेंड फू को लेकर के आ जाता है। वो उन लोगों पर गुस्सा करता है कि तुम किसी की प्राइवेसी ख़राब कर रहे हो, अगर ये चाहे तो वह तुम पर केस कर सकती है। और हाँ, जब वे पब्लिक एरिया में हो, सबके साथ हो, तब आकर के सवाल पूछो। ऐसा करके वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब एक बार फिर जेंग ने यहाँ पर लीजू का हेल्प किया था, लेकिन लीजू से थैंक्स नहीं बोलने वाली थी। ऊपर से उसकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जेंग और लीजू साथ है, इसी वजह से वो लीजू को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। लेकिन लीजू कहती है, रुको मुझे इससे बात करना है। फिर वो अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो जेंग को कार में बैठने ही नहीं दे रही थी। ज़ेन को वो काफ़ी पटाने का अपने साइड से कोशिश तो कर ही रही थी कि वो कुछ ना कुछ करके बस उसके लिए केस लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ना जाने क्यों ज़ेन के यहाँ पर सख्त लौंडा बन करके रहता था। तो वो यहाँ पर उसे जानबूझ करके प्रोवोक करती है। रात में जब वो सो रहा था तो वो उसके सामने वाले घर में काफ़ी तेज़ वॉल्यूम में गाना बजाती है। गुस्से में जिंग देखने के लिए जाता है। उसका फ्रेंड फू काहे पगला है तो देखता है कि सामने लीजू है। लीजू से कहती है, मैंने ये घर तुम्हारे फ्रेंड फू से खरीद लिया है। अब वो उसकी इस हरकतों से तंग आ चुका है। वो कहती है, देखो मैं तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक कि तुम मेरा केस एक्सेप्ट करने के लिए हाँ नहीं बोलने वाले हो। अब जिंग यहाँ पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाता है। अगली सुबह लीजू का मैनेजर यहाँ पर उसे लेने के लिए आती है। एक्चुअल में लीजो एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करती थी, उसे कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करने थे। तो वो अपने एक और मैनेजर के साथ वहाँ से ऑफ़िस की साइड निकल रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से इस तरीके से ब्रिक गिराने का कोशिश करता है। लेकिन कोइंसिडेंटली वो बच जाती है और वो थर्ड पर्सन को वो ब्रेक लग जाता है। हॉस्पिटल लेकर के जाने के बाद वो उसका ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि वो इंसान ठीक है, ज़्यादा फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीजो के दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार कौन हो सकता है जो उस पर अटैक करे। उसे इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इतनी आसानी से वो इन चीज़ों को नहीं हाथ से निकलने दे सकती है। ऊपर से उसका भाई उसे परेशान कर रहा था, सो अलग वो अपनी मैनेजर को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। पता लगाओ आखिर वो कौन हो सकता है।
फिर उस इंसान को वहीं पर वो लोग आराम करने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद वो, उसकी बेस्टी और उसके मैनेजर तीनों उसी बिल्डिंग के पास जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन हो सकता है जो कि उसे हर्ट करने का कोशिश करे, शायद कुछ सबूत मिले। यहाँ पर डिसाइड होता है कि लीजो और उसके मैनेजर बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे और उसकी बेस्टी उन पर नज़र रखेगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देगी। तो लीजो और उसकी मैनेजर दोनों पर छत पर चेक करने के लिए जाते हैं। काफ़ी देर तक जब यहाँ पे लीजो बाहर नहीं आती है तो उसकी बेइज़्ज़ती परेशान हो जाती है, और वो यहाँ पर डोर ओपन करने का कोशिश करती है, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। इधर उसकी मैनेजर और लीजो भी परेशान हो जाती है। अब उनका यहाँ पर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, ऊपर से होटल का मैनेजर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तो फिर लीजो यहाँ पर जेंग को कॉल करती है और जल्दी-जल्दी यहाँ पर आने के लिए बोलती है, क्योंकि लीजो की जान खतरे में है। लीजो एक लॉयर था, आकर के जैसे-तैसे करके वो मैटर को सँभालता है। जिस इंसान ने उस डोर को लॉक किया था, उसे मार-पीट करके वो जल्द से जल्द वो चाबी लेता है, और देखते हैं कि यहाँ पर तो जैमर लगाए गए हैं, यानी कि किसी ने जानबूझ करके यहाँ पर लीजू को हर्ट करने के लिए ऐसा किया है। वो दोनों तो मस्त वहाँ पर बैठ करके आपस में बातें किए जा रहे थे, और इधर बाहर जंग परेशान हो रहा था कि कहीं लीजू की जान को खतरा ना हो। लेकिन अंदर जा कर के देखने पे फाइनली लीजू यहाँ पर ठीक थी। वो पैर में चोट लगने की एक्टिंग कर रही थी ताकि जंग उसे संभालते हुए लेकर के जाए, और ज़िंग वैसा ही करता है। वो लीजू को यहाँ पर ऐसे पिग्गी बैक राइड दे करके नीचे कार में लेकर के जाता है। वो कहता है, तुम सच में ढक्कन हो, तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो। लीजू कहती है, ओह कम ऑन यार, इतनी भी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें इतने अच्छे ऑफ़र दे रही हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा केस नहीं लेना है, तो फिर क्यों आ जाते हो इस तरीके से मेरा केयर करने के लिए। खैर जो भी हो, बात तुमने मेरा हेल्प किया है उस चीज़ के लिए तो मैं थैंक्स तो बोल ही दूँगी। अब यहाँ पर लीजू ज़िंग को समझाने का कोशिश करती है, डैड की प्रॉपर्टी बचाना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कुछ भी कर ले जाएँगे, उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गुस्सा करके लीजू वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो अपनी मॉम को देखती है। उन्हें फ़ॉलो करते हुए जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रही है। फिर वो यहाँ क्या कर रही है? उस घर में फ़ॉलो करके देखने के बाद लीजू को पता चलता है कि उसकी मॉम तो उसके डैड को हॉस्पिटल से ले आ करके यहाँ पर छुपा करके रखी हुई हैं। लेकिन क्यों? अब यहाँ पर उसकी मॉम को भी पता चल जाता है कि लीजू है। वो उन्हें घर के अंदर लेकर के जाती है। वो कहती है कि एक्चुअल में वो उसके डैड से बहुत प्यार करती है, और उसे पता था कि अगर उसके डैड हॉस्पिटल में रहेंगे तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो उसे यहाँ लेकर के आई हुई है, और बस वो चंद ही दिनों के मेहमान हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो बचने वाले हैं। बाहर रहते तो और कम दिन होता, उनका सौतेला बेटा उन्हें मार डालता। इसी वजह से मैं उन्हें यहाँ लेकर के आई हूँ, पर्सनली उन्हें ट्रीटमेंट दिला रही हूँ। लीजू को इस बात से सुकून था कि चलो एटलीस्ट उसके डैड ठीक है। वो इतने दिनों से अपने डैड को ढूँढ-ढूँढ करके परेशान थी कि आखिरकार हॉस्पिटल से उसके डैड गए कहाँ? उसकी माँ मुझे समझाती है कि जेंग नहीं मान रहा है तो जो उनकी फैमिली का जितना है उससे ज़्यादा रिच है, उन्हें जा कर के कन्विंस करने का कोशिश करो। लीजू यहाँ पर यही करती है। अपने मैनेजर के साथ वो डिस्कस करती है कि ऐसा कौन हो सकता है। एक सेन फैमिली थी जो कि ज़िंग के जितना पावरफुल हो सकती है। तो सिंह फैमिली का जो इकलौता हेयर है वो उससे कन्विंस करने का कोशिश करेगी। इसी वजह से वो यहाँ पर ये पूल गेम खेलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर वो मोस्टली पूल खेलने के लिए आता है, और यहाँ पर अपने ट्रिक्स को उस गेम में दिखा करके वो सिन को इम्प्रेस करती है। सिन गेम से तो इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर लीजो उसे अपने लिए केस लड़ने के लिए बोलती है, तो वो फर्स्ट ही गेम में उसे मना कर देता है। लीजो सोचती है कि आखिरकार काहे सब कोई इसे रिजेक्ट कर रहा है भाई, अब वो सेन को कैसे पटाई। जेंग अगर उसकी बात नहीं मानने वाला है तो सेन को वो केस लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो 110% वो लोग वो केस हारने वाले हैं। अब सेन को वापस से कन्विंस करने के लिए लीजू सोचती है कि उसे उससे दोबारा तो मिलना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए घर चलते हैं, कल देखेंगे। कल सेन के घर एक पार्टी होने वाली थी। लीजू उस पार्टी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इन्विटेशन ना होने की वजह से वो बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं दे रहा था, और काफ़ी बदतमीजी से लीजू से बात कर रहा था। थैंकफुली यहाँ पर सेन आ जाता है। वो उस मैनेजर को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और कहता है कि लीजू को तुम्हें पता नहीं है कौन है। फिर वो लीजू को अंदर लेकर के जाता है जहाँ पर जेंग था, और लीजू का सिस्टर ली के साथ यहाँ पर था, और उसे लीजू के साथ देख करके जेंग को फुल ऑन जेलस हो रहा था। सेन को एक कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करने के लिए चले जाता है। लीजू वहाँ पर अकेले ही अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी, तो कुछ लड़कियाँ यहाँ पर लीजू के बारे में काफ़ी कुछ बुरा-बुरा बोलने लगती हैं, क्योंकि उसकी फैमिली अब बैंकरप्ट होने की कगार पर थी ना, इसी वजह से। बट लीजू इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर अब जिंग ली के साथ जानबूझ कर देता लीजू को जेलस फील कराने के लिए, लेकिन लीजू ध्यान ही नहीं देती है।
थोड़ी देर बाद लीजो की एक ओल्ड क्लासमेट आती है जो कि उसी के फील्ड में थी और वो उससे बहुत जेलस हुआ करती थी। वो उसे यहाँ पर फ्रेम करने के लिए आई हुई थी और अल्कोहल में वो दवा मिला कर के लेके आई थी ऑरेंज जूस में। लीजो को वो पीने के लिए देती है। लीजो बहाने से वो ड्रिंक चेंज कर देती है और वो ड्रिंक उसी लड़की को पीने के लिए दे देती है, जिस वजह से वो नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। जब यहाँ पे लीजो उसे ऐसे छोड़ कर के वहाँ से जाने लगती है तभी ज़ेंग वहाँ पर ली के साथ आ जाता है। अब ली यहाँ पर सेन की बहन थी तो वो लीजो को कहती है कि तुम हमारी फैमिली में आकर के तमाशा नहीं कर सकते हो, जो करना अपने घर में जाकर के करो, तुम्हें सॉरी बोलना होगा। लीजो कहती है घंटा में किसी को सॉरी बोलने वाली हो, पहली बात कि इसने मुझे फंसाया था, थैंकफुली मैंने ड्रिंक नहीं पिया वरना मैं ही फंस जाती। अब ली यहाँ पर जानबूझ करके लीजो को इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि लीजो और ज़ेंग का रिलेशन पहले रह चुका है और वह सेन को पसंद करती थी। लेकिन तभी बीच में यहाँ पर सेन आ जाता है और वो अपनी बहन को डाँट लगाते हुए कहता है कि तुम्हें हमने यही संस्कार दिए हैं, ले जो हमारी पार्टी के मेहमान है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। अब जब सेन यहाँ पर अपनी बहन को अपोज करके लीजू को सपोर्ट करता है तो जेंग को जो जुल्म मचता है कि बस पूछो मत। फिर सेन यहाँ पर लीजू को सॉरी बोलते हुए ऐसे वहाँ से लेकर के जाता है और ड्रामा का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के थर्ड पार्ट में।